नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एसएनए के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार जुड़ जाइएगा, फटाफट जुड़ जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए बेटा आज आप लोगों के लिए, आरआरबी के एग्जाम के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों बाद अगर अपन बात करके चले 15 डेज के बाद, 15 दिनों का समय बचा है, 15 डेज का समय बचा है और आप लोगों का आरआरबी का एग्जाम है। आरआरबी का एग्जाम होने जा रहा है, तो सर उसके लिए अपन कुछ इंपॉर्टेंट पीडियाट्रिक के क्वेश्चन लेके आए हैं आज के सेशन के अंदर। एक बार जुड़िएगा फटाफट, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक बार फटाफट कीजिएगा, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एमसीक्यू सेशन। एक एक क्वेश्चन को अपन अच्छे से जीरो से लेकर टॉप तक पढ़ के चलने वाले हैं। फटाफट फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। What would you like to order? देखिएगा, आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपन जानते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा बेटा। क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग। अपने को मैच करना है, एम्ब्रियो को मैच करना है, फीटस को मैच करना है, नियोनेट को मैच करना है, इन्फेंट को मैच करना है। बर्थ टू 1 ईयर, 3rd वीक आफ्टर कंसेप्शन टू 8 वीक्स, 9 वीक आफ्टर कंसेप्शन टू बर्थ और बर्थ टू 25 डेज। इसको अपने को मैच करके चलना है। फटाफट आंसर दीजिएगा, साथ के साथ आंसर जरूर देते रहे बेटा। आंसर क्या रहेगा देखिएगा, अगर मैं बात करके चलूं, आपको समझाने की कोशिश करूं कि सर जो पीडियाट्रिक होता है, सबसे पहली बात अपने को पता होना चाहिए, जो पीडियाट्रिक जो वर्ड होता है ना, पीडियाट्रिक वर्ड अलग अलग वर्ड से मिलकर बना होता है। पीडियाट्रिक वर्ड को अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक वर्ड होता है पीडिया, एक वर्ड होता है इयाट्रिक, इयाट्रिक और एक वर्ड होता है बेटा एक्स। सर पीडिया का मीन्स क्या होता है? पीडिया का मीन्स होता है चाइल्ड। क्या होता है? चाइल्ड। सर इयाट्रिक का मीन्स होता है ट्रीटमेंट। इयाट्रिक का मीन्स क्या होगा? ट्रीटमेंट होता है बेटा। और एक्स का मीन्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ब्रांच ऑफ ए मेडिकल साइंस। अगर आप लोगों से एक डेफिनेशन पूछ ली जाए कि पीडियाट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, तो पीडियाट्रिक की डेफिनेशन होगी, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals with the study of child growth and development and their illness and treatment। सर पीडियाट्रिक एक मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है जिसके अंदर अपन बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं और उसके अंदर होने वाली बीमारियों के बारे में और उनके इलाज के बारे में पढ़ के चलते हैं, उसे अपन बोलते हैं पीडियाट्रिक। अगर सर अपन बात करके चले और क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यहां से बन सकता है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है कि सर फादर से रिलेटेड, किससे रिलेटेड बेटा? फादर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फादर ऑफ पीडियाट्रिक। सर फादर ऑफ ए पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक के फादर कौन होंगे? मे बी मोस्टली बच्चों को पता होगा, एब्राहिम जैकोबी। एब्राहिम जैकोबी जो है ना, वो फादर है बेटा किसके? पीडियाट्रिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर एब्राहिम जैकोबी को छोड़कर हमें बताइएगा मॉडर्न फादर कौन है? मॉडर्न फादर कौन है बेटा किसके? सर पीडियाट्रिक के। तो याद रखिएगा नील्स वॉन बेस्ट। क्या याद रखना है? नील्स वॉन बेस्ट। नील्स वॉन बेस्ट रोशन स्टीन, रोशन स्टीन जो है वो मॉडर्न फादर है किसके बेटा? पीडियाट्रिक के। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडियन पीडियाट्रिक बताइएगा सर कि सर भारतीय पीडियाट्रिक के फादर कौन है? इंडियन पीडियाट्रिक के फादर कौन है? तो इंडियन पीडियाट्रिक के फादर है बेटा जॉर्ज कोइलो। कौन है बेटा? जॉर्ज कोइलो जो है वो इंडियन पीडियाट्रिक के फादर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन, फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन, पहले भारतीय पीडियाट्रिशियन कौन है? पहले भारतीय पीडियाट्रिशियन कौन है? तो आंसर दे के आना बेटा कश्यप्पा। कौन बेटा? कश्यप्पा। ये चारों क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है, तो चारों को माइंड के अंदर बिठा लेना।
नेक्स्ट वन बात करके चले और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर जो पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है। पीडियाट्रिक नर्सिंग एक वर्ड होता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होगी। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग का मीन्स होता है नर्सिंग केयर प्रोवाइड टू द चाइल्ड अप टू 16 ईयर ऑफ एज। बच्चे को 16 साल तक की उम्र तक केयर प्रोवाइड करना क्या बोला जाता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग बोला जाता है। अगर अपन बात करके चले बेटा डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, दो प्रकार की कंट्री सुनी होंगी आप लोगों ने। एक सुनी होगी डेवलप्ड कंट्री, कौन सी कंट्री सर, डेवलप्ड कंट्री जो कि पूरी तरीके से विकसित हो चुकी है। जैसे कि एग्जांपल के तहत बात करके चले अपना यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और सर डेवलपिंग कंट्री आती हैं विकासशील देश जो कि विकसित होने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया हो गए और अपने पड़ोसी देश हो गए पाकिस्तान, श्रीलंका। सर वहां पर अगर बात करके चले उनको बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर डेवलपिंग कंट्री के अंदर कब तक केयर प्रोवाइड की जाती है, तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर केयर प्रोवाइड की जाती है सर 18 ईयर तक। और सर डेवलप्ड कंट्री के अंदर केयर प्रोवाइड की जाती है 16 ईयर तक। 16 साल तक केयर प्रोवाइड की जाएगी डेवलप्ड कंट्री के अंदर और 18 साल तक की जाएगी डेवलपिंग कंट्री के अंदर। कौन सी कंट्री के अंदर, डेवलपिंग कंट्री के अंदर। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर सर अपन बात करके चलें कि सर मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग किसे बोला जाता है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग अपन किसे बोल के चलेंगे, तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर 4 टाइप की केयर आती है। कितने टाइप के, 4 टाइप की केयर आएगी। और 4 प्रकार की केयर कौन कौन सी होगी, एक होगी बेटा प्रिवेंटिव केयर। कौन सी केयर सर, प्रिवेंटिव केयर आती है। सेकंड आएगी बेटा प्रोमोटिव केयर, प्रोमोटिव केयर आएगी। एक आएगी बेटा क्यूरेटिव केयर, कौन सी केयर आएगी, क्यूरेटिव केयर। और एक आती है बेटा रिहैबिलिटेटिव केयर, रिहैबिलिटेटिव केयर। सर 4 प्रकार की केयर ऐड की गई पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। कौन कौन सी, प्रिवेंटिव केयर, प्रोमोटिव केयर, क्यूरेटिव केयर, रिहैबिलिटेटिव केयर। इसी को बोला जाता है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। नेक्स्ट वन बात करके चले सर पीडियाट्रिक एज। अब जो क्वेश्चन पूछा गया उसके ऊपर आते हैं। क्वेश्चन अपना मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया पीडियाट्रिक एज से। सर जो पीडियाट्रिक एज होती है ना, पीडियाट्रिक एज को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक किया गया है इंट्रा यूट्राइन एज, कौन सी एज बेटा, इंट्रा यूटिराइन एज। और एक किया गया है बेटा एक्स्ट्रा यूटिराइन एज। एक तो इंट्रा यूट्राइन एज और एक हो गए एक्स्ट्रा यूटिराइन एज। सर इंट्रा यूट्राइन एज कौन सी होगी, एक्स्ट्रा यूट्राइन एज कौन सी होगी। इंट्रा यूट्राइन एज अपन बोलेंगे जब बच्चा मदर के गर्भ के अंदर है, बच्चेदानी के अंदर है, यूट्रस के अंदर है, उस एज को बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन एज। फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी, जब उस रात को याद कीजिएगा जिस रात बादल खड़के थे, जिस रात फर्टिलाइजेशन हुआ था, उस दिन से लेकर जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होती, कौन सी होगी बेटा इंट्रा यूट्राइन एज। और डिलीवरी होने के बाद कौन सी स्टार्ट हो जाएगी, एक्स्ट्रा यूट्राइन एज। अगर इंट्रा यूट्राइन एज के अंदर बात करके चले सर क्या क्या आएगा, इंट्रा यूट्राइन के अंदर फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक, फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक, कंसेप्शन टू 2 वीक, कंसेप्शन से लेकर 2 सप्ताह का जो प्रोडक्ट होगा उसे अपन जाइगोट के नाम से जानते हैं, या बेटा इसी को अपन ओवम के नाम से जानते हैं, या इसे ही अपन प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा, प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड के नाम से जानते हैं। सेकंड आएगा सर अगर अपन बात करके चले फ्रॉम 2 to 8 वीक, फ्रॉम 2 to 8 वीक, 2 सप्ताह से लेकर, फ्रॉम 2 to 8 वीक, फ्रॉम 2 to 8 वीक से 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह का जो प्रोडक्ट होगा उसे अपन बोलते हैं एम्ब्रियो। और यही होती है ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस का मीन्स होगा 2 से लेकर 8 सप्ताह के बीच में ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट वन बात आएगी बेटा सर फ्रॉम 8 to 40
वीक्स, 8 से लेकर 40 सप्ताह का जो प्रोडक्ट होगा उसे अपन किस नाम से जानेंगे? उसे अपन फीटस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? फीटस के नाम से जानते हैं, फीटस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात आएगी बेटा, ये कौन सी थी? इंट्रा यूट्राइन। नेक्स्ट अपन बात करके चले एक्स्ट्रा यूट्राइन एज। एक्स्ट्रा यूट्राइन एज स्टार्ट होती है फ्रॉम ए बर्थ, फ्रॉम ए बर्थ, बच्चे के जन्म से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है? टिल डेथ, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलती है। एक्स्ट्रा यूट्राइन एज के अंदर फ्रॉम ए बर्थ टू 28 डेज, जन्म से लेकर 28 दिन होगा, उसे अपन बोलते हैं नियोनेट। क्या बोलते हैं? नियोनेट, या बेटा उसे बोलते हैं न्यूबॉर्न। नियोनेट या न्यूबॉर्न के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन बेटा, सर इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बेटा अर्ली नियोनेट। क्या होता है? अर्ली नियोनेट होता है। और एक होता है सर लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट अपन बोलेंगे फ्रॉम बर्थ टू 7 डे, सर जन्म से लेकर 7 दिन का जो बच्चा होगा, फ्रॉम बर्थ टू 7 डे, 7 दिन तक क्या होगा? अर्ली नियोनेट। फ्रॉम 7 टू 28 डेज, 7 टू 28 डेज क्या होगा? लेट नियोनेट। कई सारे टीचर्स बेटा लेट नियोनेट को 8 टू 28 डेज तक भी बोलते हैं, वो बात भी गलत नहीं है। नेक्स्ट वन बात आएगी बेटा, सर अर्ली नियोनेट, लेट नियोनेट के बाद आता है इन्फेंट। क्या आता है? इन्फेंट। इन्फेंट होगा 28 डेज से लेकर बेटा 1 ईयर, 28 डेज टू 1 ईयर जो होगा वो होगा इन्फेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए नियोनेट के अंदर मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है डेथ का? LBW, लो बर्थ वेट बेबी। इन्फेंट के अंदर क्या होगा? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर भी मोस्ट कॉमन है निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट वन बेटा, इन्फेंट के बाद आता है टोडलर, और टोडलर अपन बोलेंगे 1 टू 3 ईयर, 1 टू 3 ईयर। इस दौरान सबसे ज्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, और एक्सीडेंटल इंजरी बेटा मोस्ट कॉमन अपने को बर्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन बेटा, टोडलर के बाद आती है प्री स्कूल एज। जब बच्चा कहां जाता है? आंगनवाड़ी के अंदर जाता है। प्री स्कूल एज 3 टू 6 ईयर, 3 टू 6 ईयर। नेक्स्ट वन आएगा बेटा स्कूल एज। कौन सी एज आएगी? स्कूल एज। स्कूल एज होगी 6 टू 12 ईयर। नेक्स्ट वन बात आएगी बेटा एडोलेसेंट। एडोलेसेंट, और एडोलेसेंट होगा 12 टू 18 ईयर। लेकिन एक बात को माइंड के अंदर बिठा लेना, पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर केवल और केवल जो केयर होती है वो 16 ईयर की एज तक प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन एक क्वेश्चन पूछा जाता है टीनेजर। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? टीनेजर क्वेश्चन पूछा जाता है। टीनेजर का मींस क्या होता है? जिसके लास्ट में जो सफिक्स वर्ड होता है ना बेटा, सफिक्स वर्ड का मींस होता है लास्ट में अगर 3 वर्ड आता है। क्या वर्ड आता है? 3 आता है, तो सारे के सारे टीनेजर होंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। 13 ईयर ऑफ एज से लेकर 19 ईयर ऑफ एज तक जो बच्चा आएगा वो किसके अंदर काउंट होगा? वो टीनेजर के अंदर काउंट होता है। किसके अंदर काउंट होता है बेटा? टीनेजर के अंदर काउंट होता है। अब क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था सर कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मैंने बोला 2 से लेकर 8 सप्ताह, या मैं बोलूं 2 सप्ताह के बाद से लेकर 8 सप्ताह, 3 वीक आफ्टर कंसेप्शन टू 8 वीक, 3 से लेकर 8 सप्ताह क्या होगा बेटा? एम्ब्रियो होगा। पहले को अपने को क्यों, पहले का अपने को क्या पता लग गया? क्यों। सेकंड बेटा फीटस। फीटस मैंने बोला 8 सप्ताह, 2 से 8 क्या होता है? एम्ब्रियो। 8 से 40 अपन बोले, 9 से 40 अपन बोल के चले, तो क्या होगा? 9 वीक आफ्टर कंसेप्शन टू बर्थ है, इसको अपन क्या बोलेंगे? फीटस। क्यों के बाद क्या आएगा? आर आएगा। नेक्स्ट वन बेटा नियोनेट बोला है, बर्थ टू 25 है, अपन क्या बोलेंगे? 28 होता है वैसे तो, बट टू 25 दे रखा है तो एस आएगा, और लास्ट में क्या आएगा? पी आएगा। लास्ट में क्या आएगा? पी आएगा। ऐसा ऑप्शन कोई नजर आ रहा है क्या? क्यू आर एस पी अपने को नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन बेटा? ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मे भी आपकी समझ में जरूर आया होगा बेटा, मे भी आपके
समझ में जरूर आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, ये रहा। अमंग अमंग दीजिए विच इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। सर आपके पास चार ऑप्शन है, चार में से एक ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जो कि बेस्ट इंडिकेटर होगा हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए चिल्ड्रन के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हेड सर्कमफ्रेंस, ऑप्शन बी है हाइट, ऑप्शन सी है चेस्ट सर्कमफ्रेंस, ऑप्शन डी है बेटा वेट। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। अगर सर अपन बात करके चले बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा, बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा सर, बच्चे के हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगाना है तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है, याद रखेगा वेट। क्या होता है? वेट होता है। इन चारों ऑप्शन को मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले अगर बात करके चले बेटा वेट की, किसकी बात करके चले? वेट की अगर अपन बात करके चले कि सर एक नॉर्मल जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, नॉर्मल एक न्यूबॉर्न बेबी होगा, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर नॉर्मल वेट कितना होता है? नॉर्मल वेट होता है 2.5 टू 3.9 केजी, 2.5 टू 3.9 केजी होता है। एवरेज वेट कितना होगा? एवरेज वेट होगा 3 केजी। कितने केजी बेटा? 3 केजी। अगर बेबी की बॉडी का वेट 2.5 केजी से कम होगा तो अपन बोलते हैं LBW। क्या बोलते हैं? LBW बोलते हैं, लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे। अगर बेबी की बॉडी का वेट 1.5 केजी से कम होगा तो VLBW बोलेंगे, वेरी लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे। अगर बेबी की बॉडी का वेट 1 केजी, अगर 1 केजी से कम होगा, कितने से कम होगा बेटा? 1 केजी से कम होगा तो अपन बोलते हैं एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। अगर बेबी की बॉडी का वेट 4 केजी से ज्यादा होगा तो अपन बोलते हैं मैक्रोसोमिया। क्या बोलते हैं? मैक्रोसोमिया के नाम से जानते हैं। अब सुनिएगा सर, अगर अपन बात करके चले बच्चे के अंदर वेट को अगर मेजरमेंट करना है, अगर बच्चे के वेट को मेजरमेंट करना है तो अपन दो इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं सर। एक तो अपन करते हैं वेट मशीन। किसका यूज करते हैं? वेट मशीन का यूज करते हैं। सेकंड अपन यूज कर सकते हैं सोल्टर स्केल। किसका यूज कर सकते हैं बेटा? सोल्टर स्केल। आपने देखा होगा आंगनवाड़ी के अंदर गए होंगे, आंगनवाड़ी के अंदर गए होंगे, छोटे से बच्चे होते थे तब एक बैग से टाइप का आपको पहना दिया जाता था और आपको हैंग कर दिया जाता था। एक वॉच टाइप, घड़े टाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोलते हैं सोल्टर स्केल। उससे भी अपन बेबी के वेट को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बेटा याद रखना, पहला सप्ताह जो होता है ना, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ होता है न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी का 10% वेट लॉस देखने को मिलता है। सर वो 10% वेट लॉस क्यों होता है? क्योंकि बच्चे की जो किडनी होती है ना वो कैसी होगी? इमेच्योर। किडनी कैसी होगी? इमेच्योर होगी। और किडनी इमेच्योर होने के कारण वो यूरिन को क्या नहीं कर पाती? कंसंट्रेटेड नहीं कर पाती, गाढ़ापन नहीं दे पाती, जिसके कारण बेबी की बॉडी का वेट लॉस देखने को मिलता है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। कितने परसेंट? 10%। और आने वाले 1 से 2 सप्ताह में, नेक्स्ट 1 to 2 वीक में जो बॉडी वेट लॉस हुआ है वो दोबारा से क्या हो जाएगा सर? गेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। अब सुनना, रेट ऑफ इंक्रीजमेंट इनटू वेट, रेट ऑफ इंक्रीजमेंट, रेट ऑफ इंक्रीजमेंट इनटू वेट। सर वेट के अंदर कैसे कैसे इंक्रीजमेंट होता है, कैसे कैसे वेट बढ़ता है? बर्थ टू 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 3 मंथ, जन्म से लेकर 3 महीने तक कितना वेट बढ़ेगा? 25 टू 30 ग्राम पर डे, 25 से 30 ग्राम पर डे बढ़ता है बेटा। सर 3 मंथ से लेकर 12 मंथ, 3 मंथ टू 12 मंथ, 3 मंथ टू 12 मंथ, 3 महीने से लेकर 12 महीने तक कितना बढ़ेगा? 400 ग्राम पर मंथ। पहले क्या बढ़ रहा था? पर डे बढ़ रहा था।
अब क्या बढ़ेगा, पर मंथ बढ़ेगा। अगर बेटा बेबी की बॉडी का वेट, इफ एवरेज वेट ऑफ ए बेबी बॉडी, बेबी की बॉडी का एवरेज वेट है अगर कितना है 3 केजी है, कितने केजी है 3 केजी है, तो बेबी की बॉडी का वेट है डबल कब देखने को मिलेगा, अपने को डबल देखने को मिलेगा कितने साल की उम्र के ऊपर, 5 to 6 मंथ, 5 to 6 मंथ ऑफ एज, 5 से 6 महीने पे डबल हो जाएगा। सर ट्रिपल कब होगा, ट्रिपल वेट कब होगा, 1 ईयर के ऊपर ट्रिपल होगा। सर 4 टाइम, 4 गुना कब बढ़ेगा, 2 ईयर के ऊपर, 2 साल के ऊपर। सर 5 टाइम इंक्रीज कब होगा, 5 टाइम इंक्रीज होगा 3 ईयर के ऊपर। सर 6 टाइम इंक्रीज, 6 टाइम इंक्रीज कब होगा, 6 गुना कब बढ़ेगा 5 ईयर की एज के ऊपर। 7 टाइम इंक्रीज कब होगा, 7 गुना कब बढ़ेगा 7 साल की उम्र के ऊपर। और 10 टाइम कब इंक्रीज होगा बेटा, 10 ईयर के ऊपर 10 टाइम इंक्रीज होगा। सर अगर अपन बात करके चले 5 से 6 महीने पे नॉर्मल होता है 3, उसका डबल कितना हो जाएगा 6 केजी। 1 साल पे 3 गुना बढ़ा तो कितना हो जाएगा 9 केजी। 2 साल के ऊपर 4 गुना बढ़ा तो कितना हो जाएगा 12 केजी। 5 साल के ऊपर 5, तो 3 साल के ऊपर है 5 गुना बढ़ा तो कितना हो जाएगा 15 केजी। सर 5 साल के ऊपर 6 गुना बढ़ा 18 केजी। 7 साल के ऊपर 7 गुना बढ़ा 21 केजी, 21 है केजी। और 10 साल के ऊपर 10 गुना बढ़ा तो 30 केजी। इन बात को माइंड के अंदर बिठा लेना, यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पहले भी एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ये किसके बारे में बताइए बेटा, इंपॉर्टेंट बात है वेट के बारे में। अब अपन नेक्स्ट वन बात करते हैं हाइट के बारे में, इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं किसके बारे में, हाइट के बारे में। सभी को पता है हाइट या मैं बोलूं लेंथ, सर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी हाइट या लेंथ कितनी होती है, तो बोल सकते हैं 45 to 55 सेंटीमीटर होती है। सर अगर अपन बात करके चले एवरेज हाइट की कितनी होगी, एवरेज हाइट उसके अंदर होती है सर 50 सेंटीमीटर होती है। अगर सर अपन बात करके चले हाइट को मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए भी आर्टिकल्स की आवश्यकता होती है। एक तो अपन बोल सकते हैं इनफेंटोमीटर, किसका यूज कर सकते हैं, इनफेंटोमीटर का यूज कर सकते हैं। और एक बेटा अपन यूज कर सकते हैं स्टेडियोमीटर, किसका यूज कर सकते हैं, स्टेडियोमीटर का अपन यूज कर सकते हैं बच्चे की हाइट और लेंथ को मेजर करने के लिए। एक तो मैंने बोला इनफेंटोमीटर और एक मैंने बोला स्टेडियोमीटर का अपन यूज कर सकते हैं। अगर सर अपन बात करके चले बच्चे की हाइट या लेंथ के अंदर रेट ऑफ इंक्रीजमेंट कैसे होता है, रेट ऑफ इंक्रीजमेंट कैसे होगा, बर्थ टू 6 मंथ, बर्थ टू 6 मंथ, जन्म से लेकर 6 महीने तक कितनी हाइट बढ़ेगी 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ, प्रत्येक महीना कितनी बढ़ेगी 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ है। सर 6 मंथ टू 12 मंथ, 6 मंथ टू 12 मंथ, 6 महीने से लेकर 12 महीने तक कितनी बढ़ेगी 1.25 सेंटीमीटर है पर मंथ, कितनी बढ़ेगी 1.25 सेंटीमीटर है पर मंथ बढ़ेगी। नेक्स्ट वन सर अगर अपन बात करके चले, मैंने बोलना चाह रहा हूं अगर एवरेज हाइट, कौन सी हाइट बेटा, एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज हाइट अगर 50 सेंटीमीटर है तो सर 3 मंथ ऑफ एज के ऊपर, 3 महीने की उम्र के ऊपर जो बच्चे की हाइट होगी वो 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। 6 मंथ के ऊपर, 6 महीने के ऊपर 65 सेंटीमीटर होगी। सर 9 मंथ ऑफ एज के ऊपर 70 सेंटीमीटर होगी, कितने सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर होगी। और 12 मंथ या 12 मंथ बोल सकता हूं या बेटा 1 ईयर की एज के ऊपर कितनी होगी 75 सेंटीमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1 साल की उम्र के ऊपर बच्चे की हाइट के अंदर कितने परसेंट इंक्रीजमेंट होता है, तो अपन बोल सकते हैं 50%, कितना बेटा 50% इंक्रीजमेंट होगा। और कितने सेंटीमीटर बढ़ेगी 25 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है और 50% इंक्रीजमेंट होता है बर्थ हाइट से 1 साल की उम्र के ऊपर। नेक्स्ट वन सर अगर बात करके चले 2 ईयर ऑफ एज, 2 साल की उम्र के ऊपर हाइट या लेंथ कितनी होगी 90 सेंटीमीटर। सर 4 ईयर ऑफ एज, 4 साल की उम्र पे होगी
100 सेंटीमीटर, और 4 ईयर की एज के ऊपर क्या होगी, डबल ऑफ ए बर्थ हाइट, डबल ऑफ ए बर्थ हाइट, बर्थ हाइट का क्या हो जाएगी, डबल हो जाती है। और नेक्स्ट वन बेटा 13 ईयर ऑफ एज, 13 साल की उम्र पे कितनी होगी, 150 सेंटीमीटर होती है, जिसको बोलेंगे ट्रिपल ऑफ ए बर्थ हाइट। बर्थ हाइट जन्म की हाइट से 3 गुना कौन सी उम्र पे होती है, तो 3 गुना होती है 13 साल की उम्र पर। ये सारी बातें मैंने किसके बारे में बताई, हाइट के बारे में बताई। अब मैं नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, हेड सरकमफ्रेंस। किसके बारे में बेटा, हेड सरकमफ्रेंस। देखेगा आपको लग रहा होगा कि पूरे के पूरे टॉपिक रिवाइज हो रहे हैं, तो बेटा इस बात को माइंड के अंदर बिठा लेना, कहीं से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है बन सकता है। इन सारी चीजों को अपने को फटाफट क्या करके चलना है, रिवाइज करके चलना है। हेड सरकमफ्रेंस बेटा, नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस होती है 33 टू 35 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 33 टू 35 सेंटीमीटर होती है। अगर बेटा किसी के अंदर 33 सेंटीमीटर से कम हेड सरकमफ्रेंस है तो उसे बोलते हैं माइक्रोसिफेली। क्या बोलते हैं, माइक्रोसिफेली बोलते हैं। और माइक्रोसिफेली अपने को डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। कौन सी कंडीशन, डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। और बेटा हेड सरकमफ्रेंस अगर 35 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो इसे बोलते हैं मैक्रोसिफेली। क्या बोलते हैं, मैक्रोसिफेली। और मैक्रोसिफेली अपने को हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन के अंदर, कौन सी कंडीशन, हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। कौन सी कंडीशन के अंदर, हाइड्रोसिफेलस। नेक्स्ट वन बेटा, अगर अपन बात करके चले हेड सरकमफ्रेंस को मेजर करना है, क्या करना है, मेजर करना है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। हेड सरकमफ्रेंस को मेजर करने के लिए अपन यूज करेंगे बेटा नॉन स्ट्रेचेबल इंची टेप। नॉन स्ट्रेचेबल इंची टेप का अपन यूज करके चलेंगे। और जो नॉन स्ट्रेचेबल इंची टेप आता है उसको बेटा अपन किस रोटेशन में अपन चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे या ऐसे चेक करेंगे। हमेशा याद रखना एंटीरियरली क्रॉस करना है सुप्रा ऑर्बिटल रिज, और पोस्टीरियरली क्रॉस करना है ओसिपिटल प्रोटूरेंस। ओसिपिटल प्रोटूरेंस का मींस होता है जो ओसिपिटल बोन है इसका उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे बोलते हैं प्रोटूरेंस, या उसे ही बोल सकते हैं इनियन। सर एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ऐसे अपन हेड सरकमफ्रेंस को चेक करके चलेंगे। किसकी सहायता से करना है, नॉन स्ट्रेचेबल इंची टेप की सहायता से अपन को करके चलना है। अब सुनिएगा सर, रेट ऑफ इंक्रीजमेंट कैसे होता है, रेट ऑफ इंक्रीजमेंट कैसे होगा हेड सरकमफ्रेंस के अंदर। बर्थ टू 3 मंथ, बर्थ टू 3 मंथ है, जन्म से लेकर 3 महीने तक कितनी हेड सरकमफ्रेंस बढ़ता है, 2 सेंटीमीटर पर मंथ, 2 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ेगा बेटा। सर नेक्स्ट वन 3 टू 6 मंथ, 3 टू 6 मंथ, 3 से लेकर 6 महीने तक कितना बढ़ता है, 1 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है बेटा। और 6 टू 12 मंथ, 6 टू 12 मंथ, 6 से लेकर 12 महीने तक कितना बढ़ेगा, 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ क्या बढ़ती है, हेड सरकमफ्रेंस इंक्रीज होती है। सर अगर बात करके चले नॉर्मली हेड सरकमफ्रेंस एवरेज अगर 33 टू 35 सेंटीमीटर है तो बेटा बात करके चलूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, 3 मंथ के ऊपर, 3 महीने के ऊपर ये कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर होगी। सर 6 मंथ के ऊपर, 6 महीने के ऊपर ये कितनी होगी, 43 सेंटीमीटर होगी। और सर 9 मंथ बोलूं या मैं बोलूं 12 मंथ है, या मैं बोलूं 1 ईयर, या मैं बोलूं 1 ईयर, तो कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन एक बात हमेशा याद रखना कि सर जो चेस्ट सरकमफ्रेंस होगी और हेड सरकमफ्रेंस होती है दोनों एट द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल की उम्र पे 45 सेंटीमीटर होती है। चेस्ट सरकमफ्रेंस है नॉर्मल कंडीशन में न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हेड सरकमफ्रेंस से 3 सेंटीमीटर क्या होती है, कम होती है। इस बात को माइंड के अंदर बिठा लेना। और नॉर्मल है जो अपीयरेंस होती है, सर्कुलर अपीयरेंस होती है चेस्ट की न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर और जो ट्रांसवर्स डायमीटर होगा इक्वल होते हैं 1:1 है। अडल्ट के अंदर जो ये होता है 1:2 होता है। अगर अडल्ट क्लाइंट के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसफर रेशो 1:1 हो तो इंडिकेट करेगा बेटा
बैरल शेप चेस्ट है, और बैरल शेप चेस्ट अपने को एम्फाइसीमा की कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन बात करें, चेस्ट सरकमफ्रेंस भी समझ में आया। चेस्ट सरकमफ्रेंस को भी बेटा अपन नॉन स्ट्रेचेबल इंची टेप से मेजर करते हैं। 1 साल की उम्र पे ये 45 सेंटीमीटर होगी, नॉर्मली 30 से 33 सेंटीमीटर होती है। अब मैं बात बताता हूं मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस की, किसकी बेटा, MUAC। MUAC क्या होता है, मिड अपर आर्म, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस है। सर मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस को अपन एसएस क्यों करते हैं, इट इज परफॉर्म टू एसएस ए न्यूट्रिशनल स्टेटस इनटू न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर न्यूट्रिशनल स्टेटस को एसेस करने के लिए अपन परफॉर्म करते हैं MUAC। लेकिन बेटा वेट 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 वजन मोस्ट कॉमन इंडिकेटर होता है न्यूट्रिशनल स्टेटस का। अगर वेट ऑप्शन में नहीं है तो अपन MUAC ऑप्शन में जा सकते हैं, राइट करके आ सकते हैं। और नॉर्मली MUAC कितनी होती है, 11 to 12 सेंटीमीटर होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ है। अगर 11 सेंटीमीटर से कम है तो इंडिकेट करता है सीवियर माल न्यूट्रिशन को, सीवियर है माल न्यूट्रिशन को एसेस करता है। बेटा इसको अपन चेक करते हैं कहां से कहां, एक लेंथ लेते हैं, टेक ए लेंथ बिटवीन एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ शोल्डर, जो शोल्डर का उभरा हुआ हिस्सा होता है इसे बोलते हैं एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ शोल्डर, और जो अल्नर बोन का अपर पार्ट होता है उसे बोलते हैं ओलिक्रोनोन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ओलिक्रोनोन प्रोसेस है। अपर पार्ट ऑफ या एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ शोल्डर से लेकर ओलिक्रोनोन प्रोसेस ऑफ अल्नर बोन, दोनों के बीच में लेंथ लेंगे, लंबाई लेंगे, दोनों के बीच में मिड पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और वहां से मेजर करके चलेंगे किसको बेटा, मिड अपर आर्म में सरकमफ्रेंस है। एट द एज ऑफ 1 to 5 ईयर, 1 से लेकर 5 साल की उम्र पर जो मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस है और 15 to 17 सेंटीमीटर पहुंच जाती है। अगर बात करके चले मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस को चेक करने के लिए 2 टेस्ट अपन परफॉर्म कर सकते हैं। एक कर सकते हैं साकिर टेप टेस्ट, कौन सा बेटा, साकिर टेप टेस्ट अपन परफॉर्म कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं बेटा बेंगल्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट बेटा, बेंगल्स टेस्ट। सर जो साकिर टेप टेस्ट होता है, साकिर टेप टेस्ट के अंदर 3 जोन होते हैं। कौन कौन सा बेटा, एक तो होगा रेड जोन, एक होगा बेटा ऑरेंज जोन। कौन सा बेटा, ऑरेंज, या मैं बोलूं येलो जोन। कौन सा जोन, येलो जोन, और एक होगा ग्रीन जोन। अगर बेटा मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस 12.5 सेंटीमीटर से कम है तो रेड जोन आएगा। अगर बेटा 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर के बीच में है तो येलो जोन आएगा, और मोर देन 13.5 सेंटीमीटर है तो ग्रीन जोन आएगा। अगर अपन बात करके चले रेड जोन आ रहा है तो इंडिकेट करेगा सीवियर माल न्यूट्रिशन को, येलो लाइन आ रहा है सो सर बॉर्डर लाइन माल न्यूट्रिशन हो भी सकता और नहीं भी, और ग्रीन जोन आएगा तो इंडिकेट करेगा प्रॉपर न्यूट्रिशन को। बेंगल्स टेस्ट बेटा अपन परफॉर्म करते हैं इमरजेंसी कंडीशन के अंदर न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगाना है। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगाना है तो अपन बेंगल्स टेस्ट परफॉर्म करके चलेंगे। और सर बेंगल्स टेस्ट के अंदर 4 सेंटीमीटर डायमीटर की, कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर डायमीटर की अपन क्या लेंगे, कि बेंगल लेते हैं, एक चूड़ी लेते हैं। और सर ये बेंगल है, अगर बेटा एल्बो जॉइंट को क्रॉस कर जाएगी, एल्बो जॉइंट को क्रॉस कर जाए तो उसके अंदर इंडिकेट करेगा सीवियर माल न्यूट्रिशन। अगर एल्बो जॉइंट को क्रॉस नहीं करती है प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। ये अपन ने अलग अलग प्रकार से अपन ने जाने बेटा। तो सर बात करते क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होगा, तो बेस्ट इंडिकेटर होता है वेट। कौन सा होता है, वेट क्या होता है, सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है। देखना क्वेश्चन 2 हुए हैं, क्वेश्चन मान सकते हैं क्वेश्चन भले ही 2 हुए हैं, लेकिन बेटा लेकिन अगर अपन बात करके चलें, अपन ने बहुत सारी चीजों को अपन ने यहां पर क्लियर किया है, बहुत सारी चीजें अपन को सीखने को मिली हैं। नेक्स्ट वन अगर अपन बात करके चलें, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा बेटा। द न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग स्केल इज एसेस्ड बाय, सर न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो मैच्योरिटी स्केल है, मैच्योरिटी एसेस करनी है तो कौन से रेटिंग स्केल से एसेस करके चलेंगे। न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग स्केल इज एसेस्ड बाय न्यू बेलार्ड स्केल,
एपगार स्कोर, ग्लासगो गोमा स्कोर या ग्रोथ चार्ट? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा सर, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं सर, जो होता है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर मैच्योरिटी रेटिंग स्केल होता है, एसएस की जाती है, वो की जाती है न्यू बेलार्ड्स स्केल। कौन से स्केल के द्वारा? न्यू बेलार्ड्स स्केल। सर एपगार स्कोर होता है न्यूबॉर्न बेबी की नॉर्मल कंडीशन को एसेस करने के लिए। न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर नॉर्मल कंडीशन को एसेस करना है तो अपन किसको एसेस करके चलेंगे? एपगार स्कोर को। अगर बेटा किसी क्लाइंट के अंदर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को या कॉन्शियस लेवल को एसेस करना है तो किसको चेक करेंगे? ग्लासगो गोमा स्केल। क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लासगो गोमा स्केल सबसे पहले कब आया? 1974 में। किसने दिया? ग्राहम टोस्टल एंड ब्रियंट जेनेट ने। ध्यान से सुनना, ग्राहम टोस्टल एंड ब्रियंट जेनेट ने देने का काम किया था। 3 पैरामीटर होते हैं, ईवीएम, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। सर स्कोर 3 to 15 होता है। अगर बेटा 6 या 6 से कम, 6 या 6 से कम अगर स्कोर जाएगा तो इंडिकेट करेगा कोमा की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? कोमा की तरफ जा रहा है। अब देखिएगा एपगार स्कोर के बारे में बताता हूं इंपॉर्टेंट बात कि सर एपगार स्कोर क्या होता है। एपगार स्कोर आपने सुना होगा। सबसे पहली बात सर, जो एपगार स्कोर होता है कब आया? 1952 में आया, 1952 में आया। किसने दिया? विर्जिना एपगार ने दिया। सर विर्जिना एपगार ने दिया, 1952 में आया। 1952 में ही अपनी एक मेडिसिन आई थी जिसका नाम था बेटा एंटीसाइकोटिक। क्या नाम था बेटा? फर्स्ट एंटीसाइकोटिक मेडिसिन थे और फर्स्ट एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का नाम था सीपीजेड, क्लोरप्रोमाजाइन। और 1952 के अंदर ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहला 5 ईयर प्लान आया था। नेक्स्ट वन बेटा, अगर अपन बात करके चलें एपगार स्कोर को अपन एसेस करते हैं। न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर नॉर्मल कंडीशन को एसेस करने के लिए, नॉर्मल कंडीशन को एसेस करना है, नॉर्मल कंडीशन को एसेस करना है किसके अंदर? न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। तो अपन एसेस करेंगे कौन सा स्कोर? एपगार स्कोर। अगर सर अपन बात करके चले, नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात है, अगर सर बात कर ली जाए एपगार स्कोर के द्वारा अपन बॉडी के 3 बॉडी सिस्टम के फंक्शन का पता लगा सकते हैं। कौन कौन सा? नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट वन आपसे पूछ लिया जाए एपगार स्कोर के अंदर कितने पैरामीटर होते हैं, तो याद रखना 5 पैरामीटर होते हैं। किस नाम से याद रखेंगे? एपगार के नाम से अपन याद रखेंगे। ए का मीन्स होता है अपीयरेंस। क्या होता है बेटा? अपीयरेंस। पी का मीन्स होगा पल्स रेट। जी का मीन्स होगा ग्राइमेस, और बेटा ग्राइमेस को ही बोलते हैं रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन बेटा, ए का मीन्स होगा एक्टिविटी। ए का मीन्स क्या होगा? एक्टिविटी, और एक्टिविटी को ही बोलते हैं मसल टोन। क्या बोलते हैं? मसल टोन। और आर का मीन्स होगा रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। अब सुनना सर, अपीयरेंस के लिए कौन सा बॉडी सिस्टम है? जरूरी होगा अपीयरेंस के लिए होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा। पल्स रेट के लिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट वन बात आएगी बेटा ग्राइमेस रिफ्लेक्स है, और एक्टिविटी मसल टोन के लिए नर्वस सिस्टम, और रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जरूरी होता है। इसी वजह से बोला गया है कि सर एपगार स्कोर के द्वारा अपन 3 बॉडी के सिस्टम का पता लगा सकते हैं, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर और नर्वस सिस्टम। एपगार स्कोर को टोटल कितनी बार चेक किया जाता है? एपगार स्कोर को टोटल 2 बार चेक किया जाता है। पहली बार अपन चेक करके चलेंगे एट 1 मिनट, 1 मिनट के ऊपर। सेकेंड टाइम अपन एपगार स्कोर को परफॉर्म करते हैं एट 5 मिनट। अगर बेटा सेकेंड टाइम अपन ने जब एपगार स्कोर परफॉर्म किया 5 मिनट के ऊपर, तो बेटा उसके अंदर अगर किसी प्रकार की एब्नॉर्मलिटी मिली तो अपन थर्ड टाइम, कितनी टाइम बेटा? थर्ड टाइम है, तीसरी बार एपगार स्कोर को परफॉर्म करेंगे। कब सर? एट 10 मिनट, 10 मिनट के ऊपर, एट 10 मिनट, 10 मिनट के ऊपर परफॉर्म करके चलेंगे। सर पहले अपन जो सीक्वेंस होती थी एपगार स्कोर को एसेस करने की, वह होती थी प्रेगा के नाम से जो यूपीटी किट आती है। सर अपन ने बहुत बार एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, किसके अंदर बेटा? ट्रेन के अंदर, बसेस के अंदर पोस्टर लगे रहते थे। यूपीटी, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट के से प्रेगनेंसी को एसेस करने के लिए किट आती थी, उसके नाम से अपन पहले
परफॉर्म करते थे, एसेस करते थे, सीक्वेंस होती थी एपगार स्कोर, लेकिन आजकल सबसे पहले पल्स रेट को चेक किया जाता है। फिर बेटा अपन चेक करते हैं रेस्पायरेशन को, किसको बेटा, रेस्पायरेशन को। फिर चेक करते हैं ग्राइमेस या मैं बोलूं रिफ्लेक्स को चेक करते हैं। फिर अपन चेक करते हैं एक्टिविटी या बोले बेटा मसल टोन, और सबसे लास्ट में चेक करते हैं अपीयरेंस को, किसको बेटा, अपीयरेंस को चेक करते हैं। पल्स रेट बेटा, अब एक बात सुननेगा, कम से कम एक पैरामीटर के अंदर स्कोर होता है 0 और ज्यादा से ज्यादा स्कोर होता है 2। अगर बेटा पल्स रेट 100 से कम है, कितने से कम है, 100 से, या मैं बोलूं अब्सेंट है, पल्स रेट क्या है, अब्सेंट है, तो स्कोर जाएगा 0। अगर 100 से कम है स्कोर 1, 100 बीट पर मिनट से कम है तो 1, अगर 100 बीट पर मिनट से ज्यादा है तो स्कोर चला जाएगा 2। नेक्स्ट वन बेटा रेस्पायरेशन, ध्यान से सुनना, रेस्पायरेटरी रेट नहीं होता है, रेस्पायरेशन आती है। अगर बेटा रेस्पायरेशन अब्सेंट है तो स्कोर 0। अगर बच्चा स्लो क्राई कर रहा है, आराम से रोएगा, आराम से रोएगा, तो कम लंग्स क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे। अगर बेटा वाइग्रस क्राई कर रहा है, लस्टी क्राई कर रहा है, जोरदार तरीके से रो रहा है, पड़ोसियों को भी पता लग रहा है कि बच्चा रो रहा है, तो ज्यादा लंग्स एक्सपेंड होंगे, उतना ही अच्छा रेस्पिरेशन होगा, स्कोर जाएगा 2। रिफ्लेक्स का मींस होता है रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देना, उसे बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्स। तो सर अगर अपन ग्राइमेस बोले, रिफ्लेक्स बोले, अगर अब्सेंट है तो स्कोर जाएगा 0। अगर मिनिमम रिस्पॉन्स दे रहा है, मिनिमम रिस्पॉन्स दे रहा है तो 1 आएगा, और मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे रहा है बेटा तो 2 आएगा। एक्टिविटी बेटा अगर अब्सेंट है तो स्कोर जाएगा 0। अगर मिनिमम एक्टिविटी मसल टोन है, मिनिमम फ्लेक्शन कर रखा है तो 1, और मैक्सिमम फ्लेक्शन है, गुड मसल टोन है, मिनिमम है तो 1 और मैक्सिमम गुड मसल टोन है तो 2। एक्रोसाइनोसिस है, क्या है, एक्रोसाइनोसिस से पहले अगर अपन बात करके चले, कंप्लीट साइनोसिस है, क्या है, साइनोसिस है, पूरी की पूरी बॉडी ब्लूइश है, पूरी की पूरी बॉडी का कलर नीला है तो स्कोर जाएगा 0। एक वर्ड होता है एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस है सर केवल और केवल एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, बाकी बॉडी पिंक है, स्कोर जाएगा 1, और पूरी की पूरी बॉडी पिंक है, स्कोर जाएगा बेटा 2, स्कोर जाएगा 2। अगर बेटा मैंने क्या बोला, कम से कम स्कोर कितना होगा, एपगार स्कोर के अंदर 0 होता है और एक पैरामीटर के अंदर मैक्सिमम होता है 2, तो रेंज ऑफ स्कोर अगर अपन बात करके चले तो 0 से 10 होगी। सर 0 से 10 क्यों होगी, क्योंकि टोटल पैरामीटर होते हैं 5, एक के अंदर मैक्सिमम होता है 2, 5 गुना में 2 करेंगे तो 10 आएगा। अगर बेटा रिजल्ट आता है और रिजल्ट 8 to 10 आए, कितना आए बेटा, 8 to 10 रिजल्ट आए, तो बेटा अपने जो बेबी होगा ना, बेबी को अपने रूटीन केयर देके चलेंगे। कौन सी केयर देंगे, रूटीन केयर देंगे। अगर बेटा स्कोर 4 to 7 आता है तो अपन बेबी को रूटीन केयर तो देंगे ही देंगे, साथ में बेबी को एनआईसीयू में रखेंगे, नियोनेट इंटेंसिव केयर यूनिट में रखेंगे, साथ में बेटा ऑटो थेरेपी देंगे, क्या देंगे, ऑटो थेरेपी। अगर स्कोर बेटा 0 से 3 आता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, रिसस्किटेशन, रिसस्किटेशन का मीन्स है अपने को रिस्टोर करना है उसके कार्डियक और लंग्स के फंक्शन को, सीपीआर देना है, क्या देना है, सीपीआर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि सर कंप्रेशन रेशो वेंटिलेशन कितना होता है, नियोनेट की बात कर रहा हूं, 90:30, 3:1 होगा बेटा। सर अगर आपसे पूछ लिया जाए साइट क्या होगी, कंप्रेशन करने की साइट क्या होगी, सर लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम, लोअर 1/3 ऑफ ए स्टर्नम, लोअर 1/3 ऑफ ए स्टर्नम, स्टर्नम का जो लोअर 1/3 है वहां पर करेंगे। डेप्थ कितनी होगी, गहराई कितनी होगी, सर कितना अपने को डेप्थ देनी है, 0.5 to 0.75 इंच, या बोल सकते हैं 2/4 to 3/4 इंच, ये अपने को क्या रखनी है, डेप्थ रखनी है। नेक्स्ट वन बेटा एपगार स्कोर का, या मैं बोलूं बच्चे के अंदर सीपीआर का इफेक्टिवनेस चेक करना है, सीपीआर का इफेक्टिवनेस चेक करना है तो कौन सी आर्टरी का यूज करेंगे, याद रखना एपिकल आर्टरी, कौन सी आर्टरी बेटा, एपिकल आर्टरी का अपन यूज करके चलेंगे। अडल्ट के अंदर चेक करना है कैरोटिड आर्टरी,
बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर चेक करना फीमोरल आर्टरी, इन्फेंट के अंदर चेक करना ब्रेकियल आर्टरी। चलो सर, ये पूरा का पूरा क्या बताया बेटा, एपगार स्कोर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देखिएगा क्वेश्चन क्या था, राइट आंसर क्या जाएगा, न्यू बेलार्ड स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, द नॉर्मल हार्ट रेट, द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ इन्फेंट है आफ्टर बर्थ में बी रेंज बिटवीन। सर नॉर्मल हार्ट रेट क्या होंगे, इन्फेंट पूछा है, ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना, इन्फेंट पूछा है, न्यूबॉर्न बेबी नहीं पूछा, इन्फेंट पूछा है। नॉर्मल हार्ट रेट क्या होंगे, 100 टू 180, 130 टू 170, 120 टू 160, 100 टू 130। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। सर क्या पूछी है, हार्ट रेट, क्या पूछी है, हार्ट रेट पूछी है, पल्स रेट पूछी है, किसके अंदर पूछी है पल्स रेट बेटा, हार्ट रेट पूछी है इन्फेंट के अंदर। देखिएगा सर, अगर यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि सर सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि सर पल्स रेट होती क्या है। पल्स रेट का मींस होता है रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉलिंग ऑफ द आर्टरी बाय द वे ऑफ ब्लड थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्शन। अपना प्यारा सा हृदय होता है, दिल होता है, हार्ट होता है, और बेटा ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड की एक वेव बनेगी, एक लहर बनेगी, और लहर बनने के कारण आर्टरी एक बार एक्सपेंड होगी, एक बार रिकॉलिंग होगी, उसी को बोलते पल्स है। सर क्या पल्स है, अपन किसी भी पल्स को चेक कर सकते हैं, पल्स को चेक करेंगे आर्टरी से, और आर्टरी क्या सर किसी भी आर्टरी से नहीं बेटा, वेयर आर्टरी अक्रॉस द बोन नियर टू द सरफेस ऑफ स्किन है, केवल और केवल उसी आर्टरी से पल्स को चेक करेंगे जो कि बोन को क्रॉस करेगी नियर टू द सरफेस ऑफ ए स्किन के पास से। सर अगर अपन बात करके चलें, जो पल्स रेट होती है ना, कौन सी रेट होती है बेटा, पल्स रेट होती है, पल्स रेट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एज के। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, एज बढ़ेगी, वैसे वैसे पल्स रेट क्या होंगी, कम होती जाएंगी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी पल्स रेट कम में होंगे। इस बात को माइंड के अंदर बिठा लेना। अगर सर अपन बात करके चलें, सर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है, 120 टू 160 बीट पर मिनट होती है बेटा, 120 टू 160 बीट पर मिनट होती है। सर एवरेज कितनी होती है बेटा, एवरेज होती है 140 बीट पर मिनट। अब सुनना, अगर बेबी क्राई कर रहा है और 180 बीट पर मिनट जा रही है, अगर बेबी चिल्ला रहा है, रो रहा है, तब ये क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अगर बेबी बेटा नॉर्मल कंडीशन में, स्लीपी कंडीशन में है और 100 बीट पर मिनट आ रही हैं, तब भी क्या होंगी, नॉर्मल होगी। ध्यान से समझ में आई या नहीं आई। मैंने बोला न्यूबॉर्न बेबी के अंदर नॉर्मल पल्स कितनी होती है, 120 टू 160 बीट पर मिनट होती है, एवरेज 140 बीट पर मिनट होती है, 180 बीट पर मिनट अगर बेबी क्राई करेगा तब भी नॉर्मल है, और 100 बीट पर मिनट है जब बच्चा स्लीपी होगा, सो रहा होगा, तब भी क्या होंगी, नॉर्मल होंगे। नेक्स्ट वन सर, अगर अपन बात करके चले, सर एट द एज ऑफ ए 1 ईयर, 1 ईयर के ऊपर, इन्फेंट की एज के ऊपर कितनी होंगी पल्स रेट, 100 टू 120 बीट पर मिनट होती है। कितनी होती है, 100 टू 120 बीट पर मिनट होती है। सर 4 ईयर ऑफ एज, 4 साल की उम्र पर जो पल्स रेट होंगे वो 80 टू 120 बीट पर मिनट होंगे। सर 8 साल की उम्र पर, 8 ईयर ऑफ एज कितनी होगी सर, 70 टू 100 बीट पर मिनट होती है, 70 टू 100 बीट पर मिनट होती हैं। और सर अडल्ट के अंदर जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है, पल्स रेट होती है, वो 60 टू 100 बीट पर मिनट होती हैं। सर न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अगर पल्स रेट को चेक करना है तो मोस्ट कॉमन साइट होगी एपिकल पल्स, एपिकल आर्टरी कहां पर हो गई, 4 टू 5th इंटरकोस्टल स्पेस, 4 टू 5th इंटरकोस्टल स्पेस है। दोनों में से मेन जाना है 4th इंटरकोस्टल स्पेस है एट मिड क्लेविकुलर लाइन। अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी, अडल्ट के अंदर होगी बेटा रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी होगी, रेडियल आर्टरी अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन है साइट होती है पल्स लेने की। बच्चे के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर टेम्परेचर चेक करना है, एक्सलरी से करेंगे। कहां से करेंगे, एक्सलरी से। अगर एग्जामिनर विदाउट यूज ऑफ थर्मोमीटर बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर चेक करना चाहता है तो डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड से यूज कर सकता है। कहां से करेगा, एब्डोमेन से कर सकता है, हैंड से कर सकता है, और फुट से टेम्परेचर को चेक कर सकता है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन था कितनी हो गई, 120 टू 160 या 100 टू
130 बीट पर मिनट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल राइट जाएगा। इन्फेंट पूछा है यहाँ पर, न्यूबॉर्न बेबी नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा। सर अगर अपन बात करके चलें, क्वेश्चन पूछा है सर, ए नर्स इज एसेसिंग ए न्यूबॉर्न बेबी रेस्पिरेशन। एक नर्स एसेस कर रही है एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, सर क्या चीज एसेस कर रही है? सर रेस्पिरेशन। व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट दैट रेस्पिरेशन आर विद इन द एक्सपेक्टेड रेंज। तो सर कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग होगी जो कि इंडिकेट करेगी कि रेस्पिरेशन एक विद इन एक्सपेक्टेड रेंज के बीच में है? रेगुलर thoracic 40 to 60 breath per minute, irregular thoracic 30 to 60 beat per minute, regular abdominal 40 to 60 breath per minute, irregular abdominal 30 to 60 breath per minute। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, कौन सी होगी, कौन सी होगी? फटाफट फटाफट राइट आंसर आना चाहिए। देखिएगा सर एक चीज मैं बता के चलूं, इस क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन राइट जा सकते हैं, दो ऑप्शन राइट जा सकते हैं सर, बी और डी राइट जा सकता है। क्यों राइट जा सकता है? क्योंकि ध्यान से सुनना, एक न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो इरेगुलर होता है। कैसे होता है? इरेगुलर होता है। थोरेको एब्डोमेन होता है, थोरेक्स का भी यूज करता है, चेस्ट का भी, और एब्डोमेन का भी यूज करेगा। नॉर्मल रेस्पिरेशन होगी, इरेगुलर होगी, थोरेको एब्डोमेन होगी, विदाउट नेजल फ्लेयरिंग, विदाउट ग्रंटिंग और विदाउट चेस्ट रिट्रैक्शन। मैंने क्या बोला? न्यूबॉर्न बेबी के अंदर नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होती है वो 30 टू 60 ब्रीथ पर मिनट होती है, और इरेगुलर होगी। थोरेक्स का भी यूज करेगा, चेस्ट का भी यूज करेगा, एब्डोमेन का भी यूज करेगा, लेकिन उसके अंदर नॉर्मल कंडीशन के अंदर है क्या नहीं होना चाहिए? नॉर्मल कंडीशन के अंदर है ग्रंटिंग नहीं होना चाहिए। ग्रंटिंग का मींस होगा जब बच्चा श्वास को बाहर छोड़ेगा एक साउंड प्रोड्यूस होती है, वो नहीं होनी चाहिए। सर नेजल फ्लेयरिंग का मींस होता है जब बच्चा सांस को अंदर लेता है तो जो आउटवर्ड नोस्ट्रिल है ये वाइड हो जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और चेस्ट की अपोजिट मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। चलो बेटा, आज के सेशन के अंदर अपने 5 क्वेश्चन पढ़े हैं, 5 क्वेश्चन पढ़े हैं। ये क्वेश्चन तो 5 ही हुए, लेकिन अपन ने कम से कम 100 क्वेश्चन के समथिंग, अगर पूरी की पूरी समरी निकाल के चले तो 100 क्वेश्चन के समथिंग अपन ने पढ़ लिए हैं इन 5 क्वेश्चंस के अंदर। मे बी ये सेशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको बार बार, अगर कुछ बातें समझ में ना आई हो तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।